जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आप अपनी हार और जीत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उस दिन के बाद से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो पिछला क्लास जो है हम लोग पढ़ रहे थे, वो अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो BBD के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैथ के, वो सभी के सभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अर्थात द्विघात बहुपद तक पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से लगभग चांसेस है भोला कि लगभग ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 ऑब्जेक्टिव जो है इस अध्याय से रहने वाले हैं। तो एक अच्छी कोशिश और एक अच्छा इरादा लेकर के आइए और क्लास को देखिए, बढ़िया से सीखिए। इसमें जितने भी कंसेप्ट को बताते हैं उसको अवधारित कीजिए और बस बोर्ड एग्जाम उखाड़ दीजिए, बस बचा हुआ कुछ नहीं है। ये जो लोग जो मन में जो हवा बना के रखा हुआ है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ा चीज़ है, ये है वो है, बस कुछ नहीं, बस समय चाहिए। आप जिस चीज़ के पीछे आप अपना समय दीजिएगा ना, वो चीज़ आपका हो जाएगा, बशर्ते सत्य दिल से और सत्य मन से दीजिएगा। ये नहीं कि मन में किसी तरह का कोई नीचा भावना रख करके दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से दीजिएगा, सही समय दीजिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो और दूसरा बात ये बोलना चाहेंगे कि अगर पिछला चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या और चैप्टर नंबर 2 द्विघात बहुपद का मैथ यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक है जो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे, लास्ट में कुछ सीखने को ज़रूर मिले, आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। मैं डेली बाय डेली आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से कुछ न कुछ वीडियो ज़रूर इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और फ्री रहेगा और सिर्फ आपके लिए रहेगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करने से भला मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात आपसे करना चाहूँगा। अगर वो कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाला। देखिए, तो 3 बातें हैं भला, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हल है, नहीं तो कंसेप्ट, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट। देखिए, पहली बात कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, 2 चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप समीकरण कैसा कैसा होता है, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं ना। इसको होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब ध्यान देना भोला बढ़िया से ज़रा। यदि दिए गए समीकरण का व्यापक रूप इस जैसा हो, जैसा आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसके जैसा रहने पर क्या क्या फार्मूला होता है, जो देखिए। सबसे पहला फार्मूला नंबर 1, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, या कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो 4 कंडीशन याद रखना मेरा रसगुल्ला। पहला कि इसका अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। बहुत ही अच्छा से याद रखना है इसको, अद्वितीय हल होता है। बोर्ड एग्जाम में एकदम मस्त मस्त पूछेगा इससे सवाल, ठीक है। दूसरा अद्वितीय हल होता है। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं देखिए जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। तो चाहे जैसा भी हल हो, है ना, उसको संगत कहेंगे। अद्वितीय हल हो, अनेक हल हो, हल तो है ना, और जो हल है उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कैसा होता है, संगत हल होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है इसका आलेख जो होगा ना, वो एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो लिख सकते हैं कि आलेख जो है एक बिंदु पर क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है या करती है लिख दो, प्रतिच्छेद करती है। चौथा जो हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं कौन सा समीकरण, अविरोधी समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, अविरोधी समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समय देखना, हाँ सॉरी, रुक जाइए बस 10 सेकंड। हाँ, ये मैं जानबूझ कर ऐसा बनाया हूँ। दूसरा जो होता है फार्मूला, दूसरा जो होता है ना, वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आप लोग जरूर पढ़े होंगे ऐसा फार्मूला, है ना।
तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, चलिए देखिए आइए। पहला जो होता है अनेक हल होता है। कैसा हल होता है? अनेक हल होता है। अगर इस तरह रहे तो कैसा हल मानेंगे? अनेक हल होता है। चलिए हल तो है ना, जो यदि हल हो रहा है तो उसको कौन सा हल कहेंगे? संगत हल। तो लिख देंगे कि संगत हल होता है। ठीक है, कैसा हल होता है? संगत हल होता है। अब बाबू मेरे ध्यान देना, जिसका अनेक हल होता है उसको हम लोग संपाती कहते हैं, कि उसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। तो लिख सकते हैं ना कि आलेख है जो कैसा होगा भाई? तो कि संपाती होगा। संपाती आलेख कैसा होता है? संपाती होता है। अगला पॉइंट चौथा देखिए, चौथा जो होता है वो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा समीकरण? आश्रित समीकरण। क्यों कहते हैं आश्रित समीकरण बोला? जिसके पीछे भी वजह बता देंगे, रुक जाइए। आश्रित समीकरण होता है, इस तरह का समीकरण को क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे अपने शिक्षक से, नहीं तो आप पढ़ लीजिए बाबू। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। किसी भी समीकरण का असलियत यदि जानना हो, किसी भी समीकरण का असलियत, उसका हर चीज़ के बारे में जानना हो, तो बस इस तरह का चीज़ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आप निकाल दीजिए, बस मजे मजे में हो गया, है ना। चलिए पहला इसको कहते हैं कोई हल नहीं। जब इस तरह का रहा है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई हल है ही नहीं तो इसको कैसा समीकरण कहेंगे? असंगत हल कहेंगे। ये असंगत हल होता है ना, बोला असंगत हल होता है। तीसरा जो होता है, अगर असंगत है मतलब कैसा है? समानांतर है, वो एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा आलेख ना, समानांतर होता है। आलेख कैसा होता है? समानांतर होता है। आज जो कोई हल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा समीकरण है भाई? तो कि विरोधी समीकरण, क्योंकि विरोध कर रहा है। विरोधी समीकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण कहते हैं। देखिए पॉइंट टू दी नोटेड, एकदम शॉर्टकट में रिवीजन बोला। तीनों को एक नज़र देखिए जरा टुक से। देखिए जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल केवल हल, एक ही हल होगा। और जब एक हल होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं उसका आलेख कैसा होगा? एक बिंदु पर कुछ होगा, काटेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आलेख एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटेगा उसका उतना ही क्या होगा? हल होगा। ठीक है, अगर एक बिंदु पर काटा तो एक हल, और दो बिंदु पर काटा तो दो हल, और तीन बिंदु पर काटा तो तीन हल। लेकिन दो चार वाले रैखिक समीकरण की खास बात यही होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर काटता ही है। ठीक ना। तो देखा तो एक इसका मतलब समझ गए कि अगर अद्वितीय हल होता है तो हम लोग क्या कह देंगे? क्या एक के बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर काटता है। अनेक हल मतलब हो गया अनेक बिंदु पर। जैसे अगर इसका ग्राफ आप लोग खींचिएगा भोला, तो पहला का तो ग्राफ जैसे आया ना, वैसे ही क्या आ जाएगा? उसी के ऊपर कौन आ जाएगा? दूसरकों के ग्राफ आ जाएगा, दूसरा का भी उसी के ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर टच करता है, इसका कैसा हल होता है? अनंत हल होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। इसमें देखिए कोई हल नहीं मतलब कोई भी बिंदु पर टच नहीं करता। कोई भी बिंदु पर कब टच नहीं करता? जब पहला का आलेख यह हो गया भोला और दूसरा का आलेख यह हो गया। देखिए एक दूसरे का क्या है बच्चा पार्टी? तो कि समानांतर है सर। तो समानांतर रहने पर उस स्थिति में जो है, समानांतर रहने पर वो एक दूसरे को कभी टच नहीं ना करेगा भोला। जब टच नहीं करेगा तो ये दोनों का हल भी संभव नहीं है। ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? आलेख कैसा होता है? समानांतर होता है। दूसरा कि अगर हल है, कैसा भी हल रहे, चाहे अद्वितीय हल रहे चाहे कुछ भी, हल जो होगा उसको कौजी कहेंगे? संगत हल कहेंगे। अनेक हल है तो ये कौजी कहेंगे? संगत हल। कोई हल रहे, हल तो है ना, बस संगत हल कहेंगे। और यदि कोई हल नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्या है? असंगत है। बस बात समझ में आ गया। अब देखो भोला, ये देखिए इसका क्या होता है कि एक बिंदु पर कन्फर्म है कि कट जाता है, तो ये किसी प्रकार का विरोध नहीं पैदा करता है। आई इस तरह के समीकरण को जब भी आप हल करोगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। x और y का मान बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? अविरोधी। अविरोधी क्यों? क्योंकि हमें कोई विरोध नहीं पहुँचाया, इसलिए इसको कैसा समीकरण कहेंगे? अविरोधी समीकरण कहेंगे। बस कुछ समय दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर, सेवा समाप्त। उसके बाद में हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें क्या है? अनेक हल। अनेक मतलब अनेक बिंदु पर टच करेगा। अनेक बिंदु मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ये वाला हल होगा, कि वाला होगा, ये वाला होगा, कोई फिक्स नहीं है मतलब। लेकिन आश्रित है, असरा लागल है ना बोला। एक कहता ना कि असरा लगेले ही कि हाँ ये कम्मा हो जेते, तो वही वाला बात है। असरा लागल है मतलब आश्रित समीकरण, लेकिन फिक्स नहीं है कि के वजह है ना, असरा लागल है। तो इसीलिए कैसे हो, इसको किस तरह का समीकरण कहेंगे? आश्रित समीकरण कहेंगे। विरोधी मतलब पूरा विरोध करेगा। जब भी आप इसको हल करोगे हल होगा ही नहीं, x और y का मान निकल करके आएगा ही नहीं। तो जब x और y का मान निकल करके नहीं आएगा हम कह सकते हैं उसको कौन सा समीकरण?
विरोधी समीकरण, क्योंकि हल होने में विरोध पहुंचा रहा है, इसीलिए विरोधी समीकरण। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्वास है कि आप लोग को ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाई द्वारा कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने सभी चाहने वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए तो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग शुरू करते हैं अध्याय। बहुत ही सुंदर गर्मा गर्म मैथ आपके लिए ताज़ा बहुत ही स्पीड में कोशिश करेंगे, है ना। पहला सवाल, सरल रेखा y बराबर इतना का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए बोला, अगर इस तरह का सवाल करता है, दिया गया है y बराबर कौची बोला मेरे 2x - 3 और बिंदु कहता है, तो इसको बनाने का तो दो तरीका है। पहला तो हम ही कहेंगे कि ऑप्शन y चलिए और x y का मान दोनों क्या कर दीजिए, रख दीजिए। लेकिन मेरा रसगुल्ला वैसे कभी मत कीजिए, इससे बढ़िया है ना। देखिए y तो अकेले किया हुआ है, जो भी ऑप्शन आपको रखना है वो रख दीजिए फटफट। चलिए तो हम मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए रख देते हैं। ए में हमारा 2,2 है। पहले रुक जाइए, ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डी जो है, डी है जो कितना है जो बोला, बोलिए 4, कितना है बच्चा पार्टी 1 है, फिर कितना है 3,4 है, फिर कितना है 5,7 है। देखिए कैसे बनता है। जो सबसे पहले आप इसको रखिए, एक्स का मान रखिए आप। एक्स ये है बोला, ये है बोला, ये है बोला, ये बोला। अगर 2 रखते हैं तो y भी 2 आना चाहिए। 4 रखते हैं तो y का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 रखते हैं तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 5 रखला पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। रख बोला 2 रखेगा, 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गले कितना हुआ है बोला, 1 का y बराबर कितना हुआ, 1 का y। बिल्कुल नहीं, तो आंसर होगा नहीं। 4 रखे, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गले 5 आता है। बिल्कुल नहीं, y बराबर कितना आता है, 5 आता है। ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट ये 3 रखे, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया कितना है बोला, 3 है। ये भी होगा आंसर नहीं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। रख दीजिए। 5 दूनी 10 में से 3 गया कितना हो गया भला, y बराबर कितना है बच्चा पार्टी 7 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे बढ़िया और कोई शॉर्टकट तरीका हो ही नहीं सकता। कोई भी बिंदु को यदि ये निकालना रहे कि बताइए कि इसका हल है या नहीं है, तो चुपचाप जो है ना उसको रख दीजिए उठा करके। समीकरण संतुष्ट होना ही चाहिए। अगर हम y का मान रखते हैं तो x निकल के आना चाहिए, x का मान रखते हैं y निकल के आना चाहिए। आपको तो मालूम है किस तरह का चीज़ होता है। चलिए प्रश्न संख्या कितना की ओर चले, 2 की ओर। 2 क्या कहता है ये सुनिए। a का मान जिसके लिए समीकरण इतना निकाय इतना का कोई हल नहीं। अच्छा 2 को समीकरण दे दिया बच्चा पार्टी। देखो कोई हल नहीं होने के लिए, कैसा हल, कोई हल नहीं होने के लिए। अगर आपको लोग का रिवीजन क्लास है ना तो शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव प्रेस करूँगा, है ना। कोई हल नहीं होने के लिए आप लोग फार्मूला जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे सर, फार्मूला होता है, अभी जस्ट पढ़े फार्मूला नंबर 3, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। मेरा रसगुल्ला देखिए, A1/A2 निकालिए। जो पहला समीकरण से निकलता है x का गुणांक, उसको A1 कहते हैं। तो A1 के जगह पर कौची है, a है। इधर A1 के जगह पर कौची है, 2 है। x वाला को है ना, ये होता है x वाला। तो इसमें हो गया कौची भला मेरे, ताकि a हो गया, तो a अब बटा कौची हो गया 2 बराबर B1 निकालिए। 22 से निकालिए कितना है 10 है, इसमें कितना है 5 है। तो हमारा हो गया 10/5 हो गया। बहुत सुंदर। और नॉट इक्वल टू C1 का मान इसमें 9 है, इसमें कितना है 11 है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है। तो हमको पूछ रहा है a का मान, तो इसको हम चलेंगे। इसको क्यों चले भाई, नॉट इक्वल टू लगा क्यों चलेंगे, इसको चलिए। देखिए 5 दूनी 10, 3 से 3 से गुना कीजिए, a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी a बराबर 4 के लिए इसका मान है जो कोई हल नहीं होगा, है ना। चलिए और भी तरीका है, लेकिन चलिए पहले कंसेप्ट से सीखिए फिर बाद में बताएंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, x - y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। देखिए रसगुल्ला, x - y बराबर 0 का आलेख बोल रहा है, आप खुद देखिए कि यदि मैं x को पकड़ के रख लेता हूँ, इसको भेजता हूँ, तो x बराबर क्या हो गया y। यानी कि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर भी कितना रखना पड़ेगा 1। दोनों आपस में बराबर हो गया ना। x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 3। अगर x बराबर हम -2 ले भूलवा तो y बराबर देखो चाहिए बच्चा -2 थी। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो मालूम है आपको ऐसा आएगा। कैसा आएगा, ऐसा आएगा, तो मूल बिंदु से जाता हुआ। तो क्या कहता है, एक सच के समानांतर नहीं, मूल बिंदु से जाती हुई महसूस होगी। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन नंबर सी होने वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि यदि इतना एवं इतना हो तो x बराबर 0 क्या होगा। देखिए पहले तो हम यहाँ पर हम इसको उतार देते हैं। ठीक है, एवं क्या है भाई,
तो कि 4x माइनस 5y बराबर में 16 है। देखिए पहले ए से चलते हैं। x बराबर कितना बोला, बोलिए x बराबर कितना है 4, अब y बराबर कितना है 0, ठीक है। b बराबर कितना है, तो कि x बराबर 0 अब y बराबर 4। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि दोनों में रख लीजिए ना फटाफट। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए से शुरू करेंगे। x जगह पर कितना रखना है 4 रखना, अब रखो हल करके, 4 दिया 12। अब देखिए इसको रख करके हल भी कर सकते हैं, कर दीजिए समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से चलिए 1 में रख दीजिए। ये तो सबसे अच्छा बाबू मेरा कि y बराबर 0 रख दा, क्योंकि 0 दे दिया तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। 0 रखिए, 0 रखेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, 3 चौक कितना हो गया 12, x बराबर कितना हो गया 4। लग तो रहा इसमें भी रखना होगा, लेकिन कई बार समीकरण 1 तो संतुष्ट हो जाता है लेकिन समीकरण 2 संतुष्ट नहीं होता। तो रखिए वो y बराबर 0, देखिए भला 0 हो गए, आई 4 चौक कितना हो गया 16। बस सर जी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कितना है, यही हमारा हो गया आंसर है। तो अब ये तो बना लोगे आप, क्योंकि समीकरण 4 की समीकरण नंबर क्या है 5 है। ये आपके लिए होमवर्क देते हैं ना। प्रश्न संख्या 6 का आता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो उनके हल कितने होंगे। रसगुल्ला मेरे संपाती हो, संपाती बाबू मेरे, देखिए संपाती, संपाती के लिए क्या बताया था आपको मैंने, देखिए बताइए संपाती के लिए क्या बताया था, बताइए। आलेख संपाती होता कैसा हल होगा, अनेक हल होगा। फार्मूला याद रखिएगा था ना, शुरू में तो आलेख क्या होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, दूसरा में संपाती या तीसरा में समानांतर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आ जाइए। देखिए तो प्रश्न संख्या 6, तो कैसा होगा आंसर, क्या होगा अनगिनत हल होगा या अनेक हल होगा। संपाती रहने पर है ना, असमानांतर रहने पर कोई हल नहीं, अद्वितीय रहने पर एक हल, कोई और क्या बोलते हैं उसको, कोई हल नहीं होने पर तो कोई हल नहीं है, यही बोला है ना। और उसके बाद में अनंत हल क्या करा, लेखा चित्र यदि संपाती हो, माने आलेख कैसा है, तो अगर एक बिंदु पर काटे तो एक हल, कोई बिंदु पर नहीं काटे कोई हल नहीं, यानी मैंने समानांतर होगा। और अनगिनत पर मतलब क्या होगा, संपाती होगा, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा इतना एवं इतना कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगा। तो इसका मतलब है जांचे कह रहा है भोला, ये तुमको क्या करने बोल रहा है जांचने, कि बताइए कि संपाती होगा या समानांतर होगा या प्रतिच्छेद होगा। यानी कि तीनों a1/a2 हमको निकालना पड़ेगा ना। आप ना इसको मने भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये सुनिए ज़रा। सबसे पहले ये देखिए, ये है ना 12x प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर a1/a2 निकाल दिए भला। देखिए इसको पकड़िए आप, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको पकड़ना, इसको ध्यान देना भला। अगर मैं a1/a2 निकालने के लिए बोलो तो क्या लिखोगे, 2/12 लिखोगे, काटोगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं b1/b2 निकालने के लिए बोलूँ तो -1 हो गया ऊपर में, नीचे में कौन हो गया 7 हो गया, -1/7। और c1/c2 बोलूँ तो ये -3/- का हो गया 5 हो गया। एक बात बताइए, ये a1/a2 और b1/b2 आपस में है बराबर भला, नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू किसके जैसा है, b1/b2 के जैसा। आप एक बात बताइए, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो क्या होता है, आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेद होता है। कैसा होता है, प्रतिच्छेद, या एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए एक ठोस शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, यदि a1/a2 बराबर ना रहे, a1/a2 बराबर ना रहे तो कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। फार्मूला नंबर कौन सा है, 1। यदि तीनों के तीनों आपस में बराबर रहे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो फार्मूला नंबर कितना हो गया 2, यानी कि आलेख है जो कैसा होगा, संपाती होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कहता है कि 8वां कि 2x + 3y = 11 और इतना के हल है। तो अभी तो सिखाया आपको, देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 सेम टू सेम है। आप 8 भी उसी तरीक़ा से बना लेना, कोई एक रख देना उठा करके, दूसरा का देना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम x = 2 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखे रख के देख लेते हैं, पहले 2 रखिए तो 2 दूनी कितना बोले भला 4 हो लो ही, और 4 के लिए ऊपर तो 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 3 से 7 कटते नहीं तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट x = 2 रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये रख के देख लीजिए, -3 तो -6, 11 6 जुट करके कितना हो गया बोला 17, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कटता है। बस ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। तो आप मने भी हल कर सकते हो। जब x बराबर रखला पर y बराबर उतना आ ही नहीं रहा है और दोनों समीकरण संतुष्ट होना जरूरी है, इसका मतलब है कि आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 यदि इतना और इतना दो तो x y का मान क्या होगा। देखिए बोला
अब कई तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, मैं आपको हल करके बताता हूँ। पहले समझिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 30। इसका बनाने का 2-3 तरीका है। पहला तो आप शॉर्टकट तरीका, कोई ऐसा अंक ढूंढ लीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो जाए 30 हो जाए, कोई एक्स के जगह पर। एक तरीका हुआ, ऊपर से क्या होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है बाबू मेरे, कि जो मान निकल के आ रहा है बच्चा एक्स इंटू वाई, नहीं वैसे मत बताइए, इसको हल भी कर सकते हैं, वर्ग कर दीजिए ना भाई, इसको कौची कर दीजिए, वर्ग एक कर दा वर्ग करने पर, तब वर्ग करेंगे तो कुछ हो जाएगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। सबसे अच्छा, अरे मैथ बनाने का एक तरीका थोड़ी क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ना हो गया बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब बराबर में पट्टी कितना हो गया बच्चा 36 हो गया। तो बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पहले से हमको कितना मालूम है 30 मालूम है, माइनस में 2x वाई बराबर में कुछ हो गया 36। अब ले आवा एक ले आवा 30 माइनस 36 ये पट्टी गेलो था प्लस में 2x वाई घट लो था माइनस 6 ना होलो था काट दा ये रुक जा, ये कितना हो गया 2x वाई तो काट दीजिए, द्वितीय कितना हो गया 6, तो इसलिए x इंटू वाई बराबर हमारा कितना हो गया -3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, कितना -3 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना डी। सर दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका थोड़ा सा तो दिमाग लगाने वाला है ही, कि एक्स माइनस वाई, या दूसरा कह रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ना 30। पहला तो ये कंडीशन बोल दिया कि एक तो दोनों का योग जो है अंतर है जो 6 के बीच होना चाहिए, और ऊपर से कह रहा है कि दोनों का योग जो वर्गों का योग है वो 30 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए, और बोर्ड एग्जाम में जो समय है ना सारा खेल समय बचाने का है। आपको कुछ ऐसा तरीका वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं मैं इसको बना के ही रहूँगा, मेरे पास टैलेंट है, मैंने उतना मेहनत किया, मैं इसे बनाए बिना नहीं छोड़ूंगा। माय डियर वहाँ पे जिद नहीं करना है, आप घर पे जिद करो, आप क्वेश्चन के साथ जितना लड़ सकते हो वो घर पे लड़ो, वहाँ नहीं लड़ना है, ठीक है। चलिए एक्सक्यूज में थोड़ा सा माइक में सेट करो बढ़िया से, हाँ यहाँ पे ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं, इतना इसको सोचने बहुत टाइम लगेगा यार, जब जितना जल्दी बने, जिससे जल्दी बनता है उसी को अपनाना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, नेक्स्ट चलें प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है, देखिए कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो, बच्चा पार्टी शुरू में कौचे बताए थे, आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अद्वितीय वाला में, अनेक वाला में आलेख संपाती होता है। यहाँ कह रहा है कि समानांतर है, समानांतर मतलब रेल की पटरी के जैसा, मतलब वो कहीं काटबे नहीं करेगा, जब कहीं भी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो वह कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कौचे नहीं, शून्य हल। यह देखिए तो हलों की संख्या क्या होगी था 0, कोई हल नहीं मतलब क्या हो गया 0, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 का समीकरण देने वाला अद्वितीय हल होने के लिए, बच्चा पार्टी जब समीकरण दे ही दिया गया है तो क्यों ना हम लोग अद्वितीय हल होने के लिए फार्मूला लगा दें, है ना। अद्वितीय हल होने के लिए जो पढ़े थे आप लोग, होने के लिए वो क्या पढ़े थे पता है, मालूम है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या बोला मेरे b1/b2 था, रख था ना मान निकाल करके, देखा समीकरण में से निकालो, a1 के जगह पर k है को, a2 के जगह पर कितना है 3 है x वाला, तो ये हो गए k कितना हो गए 3 हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 के जगह पर कितना हो गया 2 और b2 के जगह पर कुछ हो गया 1, तो यानी 2 कितना हो गया 1, 3 से गुना करेंगे के में 1 से के नॉट इक्वल टू 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी के नॉट इक्वल टू हाँ 6, यानी के है जो 6 के बराबर नहीं होगा। हाँ मिस्टेक किधर हो गया, नहीं तो गलत है, फिर आंसर गलत दे रहा है भला, यहाँ पर सी दे रहा है 12 नहीं होगा, क्या था ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से देख लूँ, आप खुद देख सकते हैं, x का k है तो k लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखाएगा, अब b1 के जगह पर भाई 2 है तो 2 लिखाएगा, इसका में कुछ 1 नहीं बोला, 12 नहीं होगा, आंसर गलत दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी हो जाएगा, मिस्टेक से टाइप हो गया होगा किसी तरीके से। प्रश्न संख्या 12। अब देखिए 12 क्या कहता है बच्चा, 12 कहता है कि के किस मान के लिए संपाती होगा। अब खुद सोचिए संपाती किस में पढ़े थे, कंडीशन नंबर 2 में। अब खुद सोचिए ना भाई कि संपाती होने के लिए संपाती किस में आता था, फार्मूला नंबर 2 में। फार्मूला नंबर 2 कैसा है, तीनों के तीनों बराबर, बस कर दा C1/C2 है ना। चला आ जा A1/A2 निकाल लीजिए, x कहाँ है 1, यहाँ कितना है 3 है, यानी कितना होने वाला है 1/3 बराबर B1/B2, B1 कितना है 2, यहाँ पर कितना है k, यानी कि 2/k बराबर
और बोलिए 3 और यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर 3/9। अच्छा, इस तरीक़ा का चीज़ ना हम सब्जेक्टिव विधि से बताते हैं, ठीक है। अभी आपको हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, बड़ी मज़ेदार एकदम। पहले इसको बना लो आप, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे बनाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक नया ट्रिक अभी दिमाग में आ गया, मैं उसको बताता हूँ। आप किसी को बराबर कर दो, चाहे इसको बराबर करना है या इसको बराबर करना है, किसी से करो, इसी से कर दो। के में 1 से गुना हो गया के, या 3 दूनी कितना हो गया बोला मेरे 6, के बराबर कितना हो गया 6 हो गया आंसर। सर अब ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है बच्चा पार्टी, देखिए ट्रिक क्या है। आपको पता है कि पहला समीकरण जो है ये है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन भी मत उतारना, क्यों उतारना चाहेंगे, सीधे देखेंगे। समपाती मतलब तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। तो खुद देखा ना, ये के गुना है, एकरा से एकरा के गुना है बोला 3 गुना, तो एकरा से एकरा के गुना है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होता है, 2 तिया 6, बोलिए हाँ या ना, मजा आया। जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 तिया 3, 3 गुना है बोला, कितना है 3 गुना, तो सब हिस्सा 3 गुना होना चाहिए। 3 तिया 9, ये भी 3 गुना हो गया। तो अब इसको करेंगे, यानी 2 तिया कितना होने वाला है 6, 2 तिया कितना होने वाला 6, यही हमारा कुछ हो जाएगा आंसर। बोलिए मज़ा आया कि ना मज़ा आया। ट्रिक बहुत ही मस्त है। तो इसी तरीक़ा से साथ बने रहिए, नए नए ट्रिक आप लोग के लिए खोज करते रहेंगे। एकदम खड़े खड़े आंसर आप बता पाओगे, मिनटों का काम आप सेकंडों में कर पाओगे, इतना विश्वास रखिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं इतना, तो इतना तो हक बनता है कि कम से कम आप 2 से 3 सब्सक्राइबर को जोड़ दें। चलिए नेक्स्ट चलें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका यदि आप सब्सक्राइबर को जोड़िएगा। गुरुदक्षिणा कुछ तो देना बनता है ना, सारा का सारा फ्री कंटेंट रेडी कर रहे हैं ना। 12 के बाद प्रश्न संख्या कितना पढ़ना है, अगला 13 पढ़ना। कह रहा है युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल क्या होगा। अभी मैं फिर से वही बात बताता हूँ, ट्रिक क्या ट्रिक फॉलो करेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, तो कि 2x + 4y बराबर में कितना है भाई 3 है। फिर क्या है 12x प्लस में, नहीं गलती हो गया भला, देखिए उल्टा लिखा हुआ है उसमें, 2x + 4y 6x + 12y क्या है 6x + 12y बराबर में कितना है 6 है। अभी मैंने क्या बोला, अब देखो के गुना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 तिया 6, 3 गुना है बोला, कितना है 3 गुना, ये कितना 4 तिया 12, आई 2 दूनी छो, ये दोनों तो बराबर हो गया, यानी कि a1/a2 तो b1/b2 के साथ क्या है बराबर है, ये भी 3 गुना ये भी 3 गुना, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये 2 गुना आया बोला, यानी कि हमारा c1/c2 बराबर नहीं। आप बताइए ऐसी स्थिति रहने पर आप खुद बताइए क्या होता है, बताइए कोई हल नहीं। फार्मूला नंबर 3, कोई हल नहीं। मज़ा आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसी तरीक़ा से पढ़ते रहिए, डेली क्लास देखिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि इतना के कितने हल होंगे। फिर से वही चीज़, अब खड़े खड़े आप बनाओ, देखिए x वाला से 2 तिया 6, ठीक है। y वाला देखिए माइनस तो माइनस हो गया, 3 तिया 9, 3 वाला, ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन c वाला बराबर ना है। देखो तो ये वाला 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये दोनों तो 3 गुना हो गए, लेकिन 2 तिया 6 होना चाहिए था ना बच्चा पार्टी, तो नहीं है 6। एक मतलब a1 a2 और b1 b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, यही कंडीशन लागू है। इसका मतलब कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कुछ होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बस बन रहा है ना। चलिए अब बोल रहा है कि यदि समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय का इतना बराबर 0 तथा इतना बराबर 0 का कौन सा, तो फार्मूला पर दिया बोला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहने पर क्या होता है, बताइए तीनों बराबर रहने पर कुछ होता है अनगिनत हल। कैसा हल, अनगिनत हल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय। हाँ ठीक है, अरे यही है बोला जिस समीकरण का असली रूप है a1 b1 c1 a2 b2 c2, लेकिन एक चीज नोटिस, पॉइंट टू बी नोटेड, अचर पद रहे तो या तो दोनों में ही पटी रहे या तो दोनों में वो पटी रहे, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कैसा हल होगा, अनगिनत हल प्राप्त होता है। तो अनगिनत हल होने के लिए आप खुद बताइए ना, अनगिनत मतलब क्या हो गया, अनेक, अनेक मतलब फार्मूला नंबर 2, तो फार्मूला नंबर 2 में तीनों क्या होता है बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऑप्शन नंबर कितना डी, बहुत अच्छे। 17, फिर से वही चेक, मैंने क्या बोला देख लीजिएगा, देखिए बोला 2 दूनी 4, 2 गुना, 3 दूनी 6, 2 गुना, तो x वाला से 2 गुना, y वाला से 2 गुना, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं 5 तिया 15 है। तो ये दोनों तो बराबर है, x वाला से y वाला के रेशियो दोनों सेम है, लेकिन 5 तिया 15 3 गुना बराबर हो जाता है। तब ये स्थिति में कौन वाला फार्मूला, यही वाला, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आंसर
देखिए बोर्ड एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव देता है तो आप कोशिश कीजिए एक तो कि स्थिरतापूर्वक हल करने के, दूसरा बात क्या है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। वहाँ पे समय बाकायदा बहुत अच्छा तरीका से दिया जाएगा, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटा में आपको आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यदि मेरे वीडियो देखते हैं तो एकदम तो तय है कि ट्रिक से तो ज़रूर काम करेंगे, तो जल्दी ही बनेगा, समय बचेगा। आप उस समय में सब्जेक्टिव को देना ध्यान रहे भोला मेरे कि मैथ में समय का पता चलता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जब आप मैथ का परीक्षा जाओगे देने के लिए, उस दिन देखिएगा खुद समय का ही पता नहीं चल पाएगा। तो समय को बचाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कौन सा तरीका अपनाए, है ना, ज़्यादा जिद्दी नहीं। चलिए बनना है वहाँ पर, अगर ज़्यादा हार्ड मैथ आ जाएगा उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि अब तो बिहार सरकार बहुत बेजोड़ बात ऑप्शन दे दिया यार कि 100 क्वेश्चन में से कोई आपको 50 वही बनाना है, नंबर तो उतना ही मिलना है। तो भारी भारी बनाने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा समय भारी प्रश्न में बनाने से क्या फ़ायदा, इससे वेस्ट है कि उसको मैं दूसरा मैथ बनाएंगे उसी टाइम में, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 13 के बाद कितना चलने वाले हैं, 14 का था ये तो 14 सॉरी 13 के बाद नहीं 14, यहाँ तक हम लोग चल गए थे 18 तक, ठीक है। तो आप खुद बताइए, आलेख प्रतिच्छेद है, तो प्रतिच्छेद मतलब एक बिंदु पर कट रहा है, यानी उसका हल कितना होगा, एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक हल होगा, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरण के चर के घातों की संख्या कितनी होती है बहादुर, बताइए कितना होता है, एक। मैंने क्या बताया था, घात की संख्या यदि 1 रहे तो रैखिक कहेंगे 2 रहेगा, द्विघात कहेंगे 3 रहेगा, त्रिघात कहेंगे 4 रहेगा, चतुर्घात कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है भला कि के किस मान के लिए इतना तथा इतना संपाती रेखा है। बाबू मेरे आजा, 20 देख लीजिए, एकदम खड़े खड़े बना देंगे। 3x - y, मैं चाहूँ तो और शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट आप अभी सही नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। खुद देखिए, के गुना बच्चा पार्टी 2 गुना है, ये माइनस से माइनस, ये माइनस माइनस तो हो गया ना, ये के गुना है 2 गुना, तो ये के गुना होना चाहिए 2 गुना, यानी कि सोचिए, खुद सोचिए, इसका 2 गुना ना बाबू। अच्छा देखिए, यहाँ से देखिए, अस्थिर से समझिएगा ज़रा, अगर यहाँ से चलें तो किसका है आधा, यहाँ से इसका क्या है आधा, और यहाँ से इसका क्या है आधा। आप जैसे भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात है कि हम के जगह पर कौची रखें, ये सवाल उठ रहा। तो 3 दूनी 6 सर 2 गुना आ रहा है सर, 8 दूनी 16 2 गुना आ रहा है, यानी कि के जगह पर कितना रखाएगा बताइए, आप खुद बताइए, 2 हो गया। हाँ चिन्ह भी देखना है, ये माइनस है तो माइनस होना चाहिए, तब चिन्ह भी बराबर होना चाहिए ना। तो हाँ चलो ये आगे आंसर हो गया, के बराबर कितना हो जाएगा 2, देख लीजिए आप, ठीक है। अब बाकी तो अगर मेथड से बनाना है बाबू तो फार्मूला मैंने बताया ही है ना कि A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 निकाल के रख दा। A1 के जगह पर कितना बोला 3/6 हो गई सर, B1 के जगह पर -1/-k हो गई सर, ये कितना हो गई सर -8/-16 हो गया सर। इसको हल कर दो ना, इसी को हल कर दो ना, उधर क्यों जाता है, इसी कटा के बराबर 3 कम 3 3 6, के में 1 से गुना हुआ के हो गया, 2 में 1 से गुना हुआ 2 हो गया, के बराबर कितना है बोला 2 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आप ऐसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न 20 के बाद 21 क्या कहता है कि 2 चर x, y रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। एक बात बताइए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑप्शन मिस्टेक्स है। देखिए जब भी अकेले रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, ax + by + c बराबर 0 समीकरण के को है बोला, तो बतावा एगो। अब पूछ रहे कितने हल होंगे, तब जब भी कोई समीकरण अकेले रहे, तो उसका हल जो होता है माय डियर, वो होता है कैसा हल, अनंत हल होता है। कैसा हल, अनंत हल होता है। कैसा हल होगा, अनंत हल होता है। अनंत हल होता है, कैसा हल होता है, अनंत हल होता है। बात समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। अच्छा दूसरा कैसे होता है सर, देखिए कैसे सर, देखिए यदि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे भोला मेरे, तो देखिएगा, अगर मान के चलिए 6 है, आप लोग खाना जरूर भरने के लिए सीखे होंगे 9th क्लास में, है ना। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम के को चाहिए 2, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी बना सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर गया x बराबर 0, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, y बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी कितना होने वाला है 3 दूनी 6, ठीक है। 2 3 6 होगा वाले, ई वाला 0 हो गया, 3 दूनी 6 ना हो लो, अब y के जगह पर 0 रख ला, तो पूरा 0 हो गया, तो ये 2 3 कितना हो गया 6, 3 बचेगा बोला मेरे, कितना आएगा 3 आएगा। देखिए आप उसी प्रकार से आप कितना भी रख सकते हैं, जितना मन है उतना भी रख सकते हैं, याद आ रहा है।
तो इसीलिए जब भी कोई समीकरण अकेले रहे तो x और y का जो उसका वास्तविक मान होता है वो अनंत होगा। ठीक है, आंसर क्लियर। तो यहाँ पे कोई नहीं भी होगा क्योंकि या अनंत रहता तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 बहुत शानदार है। हाँ, अब प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इतना के कौन हल है। इस तरह का प्रश्न आप पीछे पढ़ें बाबू, इसको हल कर लीजिए फटाक से। ये भी हल कर सकते हैं। 23 भी है ना, 24 की बात करें। फिर से एक बात बताते हैं, यदि आप फिर से स्किप करके वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था कि x या y दोनों में से किसी एक का ही मान रखना है। तो चलिए मैं इसमें से रख रहा हूँ x को 2 का मान। ठीक है, x का 2 था, y कितना निकल के आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, 2 रखा। तब 5 दूनी कितना बोले बोला 10, और 16 ऊपर टी तो घट तो 16 में से 10 गए, तब कितना बोला 6, और 2 तिया 6, 3 आ गया। एक में भी रख लीजिए ना लगले, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 जाएगा वो पटने वाला, तब बचेगा कितना -12, तो 4 तिया 12 आ ही रहा है। दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। अच्छा, संगत तो याद है, संगत असंगत पढ़े थे। ठीक है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकती है, आप खुद बताइए। संगत कितने कंडीशन में पढ़े हैं, 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहने पर। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहने पर। तो दोनों में एगो में क्या होता है, अलेख प्रतिच्छेद होता है, दूसरा में क्या होता था, संपाती होता था। याद आ रहा है आपको कि मैं लिख दूंगा वो, देखें। चलिए पिछला देखें, लीजिए। हाँ, दिखा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए, है ना, ये देख रहे हैं, ये तो में संपाती होता था, इसमें आलेख एक बिंदु पर क्या करता था, प्रतिच्छेद करता था। ठीक है, बस हो गया। हाँ, धैर्य रखिए थोड़ा सा। हाँ, हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 24 के बाद 25 क्या कहता है, इसको फिर से ट्रिक देखिए। आइए देखिए, मैंने क्या बताया, 3 दूनी 6, अब माइनस माइनस हो गया, 1 दूनी 2, तब 12 दूनी क्या होना चाहिए, 24 ना, तो नहीं ना हुआ था। x वाला का गुणांक सही है, 2 गुना है। अब y से 2 गुना है, तो ये दोनों है लेकिन तीसरा नहीं है। इसका मतलब है कि a1/a2 अब b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं है ना। तो कोई हल नहीं कि मतलब क्या हो गया, उसका लेख कैसा होगा, समानांतर होगा। क्लियर है क्या। अब नहीं तो आइए देखिए, इसको हमने बताया था कि a1/a2 आप निकाल लेना सब्जेक्टिव में, फिर b1/b2 निकाल लीजिएगा, फिर c1/c2 निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। तो ये हो गया 6 बटे कितना है बोला 3। हाँ, बाई में से चला -2, बाई का गुणा ओकरा में -1, और c1 का यहाँ पर कितना है 9, और यहाँ पर कितना है 12। हल कीजिए, 3 दूनी 6, इसे कटा, ये भी कितना हो गया 2, ये हो गया 3 तिया 9 और 4 तिया 12। हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है ना, वो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ऐसा रहने पर पता है ना क्या पढ़ते हैं, समानांतर। पहला तो पढ़ते हैं कि कोई हल नहीं, दूसरा पढ़ते हैं असंगत, तीसरा पढ़ते हैं अलेख समानांतर होता है, और चौथा कहते हैं विरोधी समीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 25 के बाद 26 क्या कहता है। 26 कहता है कि इतना तथा इतना का कोई हल ना हो, माने के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। आप खुद बताइए, कोई हल नहीं के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, बस लगा देंगे। बोलिए, a1 की जगह पर यहाँ x वाला से उठाने वाला 3 और 6 है, कितना है 3 और 6 है, तो यहाँ पर कितना लिखाएगा 3/6, b1 निकाला, -1 और -2 है, तो यहाँ -1 और -2 होगा, नॉट इक्वल टू c1 देखा, 5 और k है, तो यानी कि 5 और कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। बच्चा पार्टी जी, ये दोनों में तो हल करिए की जगह तो कोई कम के रहेगा, हमारा k से मतलब है नहीं, इसको हल करेंगे। माइनस से माइनस कट गया, k एकम k हो गया, नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, यानी k नॉट इक्वल टू 10 होने वाला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 के बाद 27। यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। आपको पता है कि अद्वितीय हल होने के लिए बताइए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो रख दीजिए मान, क्या दिक्कत है। x में कितना है भला 1, y का x का गुना कितना ओकरा में 3 हो गए, नॉट इक्वल टू बोला y का कितना है -1, नहीं -2 है, 27 में -2 है, देखिए, और उसमें क्या है k है, तो तेज गुना करा बोला, k में 1 से गुना k नॉट इक्वल टू -6, 3 दूनी -6 ना हो तो -2 में कर बोलता है,
यानी k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। 28 गजब, अभी जस्ट बताया हूँ अनगिनत, यही क्वेश्चन हूबहू अभी बताया हूँ। देखिए तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि जब भी इस तरह का एक समीकरण रहे तो आप अनंत हल मारना हमेशा। चाहे जैसे मैं उदाहरण के लिए इस तरह का दिया था कि अगर इस तरह का रहे तो देखते हैं आप कितना भी मान रख सकते हैं। एक्स रख ले जाइएगा, बाई निकल जाएगा, एक्स कुछ भी रखिएगा बाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होने वाला है, अनंत होने वाला है। प्रश्न संख्या 28 तक कंप्लीट हो गया बच्चा। प्रश्न संख्या 29, के किस मान के लिए समीकरण इतना क्या अनगिनत हल होंगे। अब तो आप बना लोगे, अनगिनत मतलब क्या बताया, अनंत। ट्रिक से बनाना चाहोगे, देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं। अनगिनत मतलब अनेक, मतलब तीनों को चीज बराबर, फॉर्मूला नंबर 2 अनंत में देखा, ये 2 दूनी 4, 2 गुना, तो 4 -4 से क्या होना चाहिए -8। यहाँ पर समझ रहे हैं बात के, -4 है बच्चा पार्टी, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे भी ना, और 4 दूनी 8, यानी के बराबर कुछ होगा 2 होगा, कुछ होगा 2 गई, तो गड़बड़ है बोला, तो गड़बड़ है। 2 दूनी 4, नहीं ठीक है बोला, ठीक है सही है। देखिए 2 दूनी 4, एक से क्या गुना है 2 गुना, तो एक से क्या गुना होना चाहिए 2 गुना 4 दूनी 8 -8 आंसर। ठीक है, अब ऐसे भी बहुत पढ़ा है, आप बना सकते हैं इस तरह का सवाल। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग में, यदि रैखिक समीकरण का युग में असंगत हो, तब बच्चा पार्टी असंगत होने के लिए तो एगो फार्मूला होता है बोला, क्या होता है एगो, सर a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, सिंपल। अच्छा ठीक है, तो निरूपित करने वाले क्या होगा, समानांतर होगा। ऐसा रहने पर क्या होता है, आलेख कैसा होता है, समांतर होता है। पहला क्या पढ़ाए थे, पहला पढ़ाए थे कोई हल नहीं, दूसरा पढ़ाए थे जब कोई हल है ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ाए थे आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है। आज चौथा पढ़ाए थे विरोधी समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 तक हमने बता दिया, बाकायदा कंसेप्ट के साथ बताया है ना। विश्वास है, मालूम हो मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से आप लोग को भी अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इतना एक अपेक्षा रखते हैं कि इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो ज़रूर याद रखना चाहिए, है ना। और पढ़ाने का अंदाज़, यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर है जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगे, है ना, उससे। और विश्वास है कि आने वाला समय में इसी प्रकार से आप साथ निभाइएगा। मैं भी ये वादा करता हूँ कि आपके लिए हर हाल में इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं ला के दूंगा जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हो, आपको नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अब तो प्रैक्टिस का ही समय बच गया है। और जाते जाते एक आखिरी बात, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में यदि कोई चाहने वाले हैं आपको, तब वो हैं आपके मम्मी पापा, उसके अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं होता है। ये सब बेतुकी बातें हैं कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी किसी के लिए नहीं होता है। एक वक्त बदलने की देर है बोला, वक्त बदलेगा ना तो वो लोग भी बदल जाएंगे। इसलिए इस सब की बातें सोचना बंद कीजिए, किसी की मुस्कुराहट के पीछे मत भागिए। और हमारे प्रसिद्ध खान सर तो एक बोलते हैं कि जब भी लड़की आपको देख करके मुस्कुराता है तो पहले आप कन्फर्म हो लीजिए कि लड़की आपको देख करके मुस्कुरा रही है कि मुस्कुरा करके देख रही है ना। तो खैर ये सब एक बेकार की बातें हैं। सबसे पहला आपका कैरियर, उसके बाद में कोई दूसरा इंसान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी कैरियर नहीं बनाए ना तो आने वाला समय में जितने भी इंसान हैं ना वो सभी के सभी आपके ज़िंदगी से चले जाएंगे, सभी के सभी। आने वाला समय में यहाँ तक कि मम्मी पापा भी रूठ जाएंगे जिन्होंने जन्म दिया है, वो भी। हम लोग लड़का हैं जनाब, ऐसे नहीं हो सकता है, इतना आसानी से आपको छोड़ा नहीं जाएगा। समझे, आपको पैसा कमाने का एक मशीन बना दिया जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, अभी पढ़ने का उम्र है, अभी पढ़िए बहुत अच्छी तरीक़ा से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस सब के चक्कर में मत रहिए। होगा, एक उम्र होगा, एक वक्त होगा तो वो भी कर लीजिएगा जब आपके पास पैसा होगा। अब ऐसे भी जब आप कुछ बन जाइएगा तो दुनिया आपके पीछे आएगा, नहीं बनिएगा ना दुनिया आपको निमंत्रण तक नहीं देगा, आपको बुलाएगा तक नहीं। याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि मेरे द्वारा बोले गए बात आपको पसंद ना पड़े, लेकिन वास्तविकता यही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।